Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. सो गाइज लेट्स मूव अहेड इन अ लेक्चर टुडे। और आज हम मॉड्यूल 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बजट पढ़ेंगे और बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इकॉनमी पे बजट का इम्पैक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आज का लर्निंग रहने वाला है, हम इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस मॉड्यूल में सबसे पहले देखेंगे कि यूनियन बजट क्या होता है, बजट का नीड क्या होता है, कौन कौन से टाइप के बजट्स होते हैं, है ना, बजट से क्या इफेक्ट पड़ता है इकॉनमी में। फिर हम देखेंगे टैक्सेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में और कौन कौन से अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव, है ना, तो प्रोग्रेसिव, ये सब कौन से टैक्स होते हैं। फिर हम रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को पढ़ेंगे, हम पिलर्स ऑफ बजट पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में, कि ये वाला जो पार्ट है, सैलरीज एंड pensions belong to which part of the budget, is it the revenue expenditure, is it the capital expenditure। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग डेफिसिट्स, फिर हम डेफिसिट्स को पढ़ेंगे, जितनी भी टाइप ऑफ डेफिसिट्स हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर डेफिसिट को फाइनेंस गवर्नमेंट कैसे करती है, कहाँ से पैसा आता है उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम कंसेप्ट देखेंगे, रिकार्डियन इक्विवेलेंस का क्या कंसेप्ट होता है। एफआरबीएम एक्ट को हम पढ़ेंगे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जीएसटी पढ़ेंगे, सेस एंड सरचार्जेस को देखेंगे कि ये क्या होते हैं, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से आया था, क्या क्या चेंजेस आए जीएसटी की वजह से, कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस आए, तो वो थोड़ा ब्रश अप हम वो भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम यूनियन बजट से, जैसे हमने देखा था कि यूनियन बजट से स्टार्ट करते हैं कि बजट क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है बजट, ठीक है। तो बजट बेसिकली क्या होता है, जब आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट प्रेजेंट करती हैं, है ना। तो बजट में क्या होता है कि जितना भी पीछे एक्सपेंडिचर हो चुका है, जितना भी रिसीप्ट्स आया, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ से आया, ये सब रहता है पिछले साल का भी। और आगे आने वाले साल में गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी रहने वाला है, आगे कहाँ ज़्यादा एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आने का एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब कहाँ रहती हैं, ये सब बजट में हम बताते हैं, ठीक है। तो बजट इज़ एन अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बजट वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बजट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेंशनड है अपने आर्टिकल 112 में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके जो नाम है वो दिया गया है। बजट जो है वर्ड वो यूज़ नहीं हुआ है। तो कोई भी पूछे कि बजट कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड है, तो आप बोलोगे नहीं, मेंशन नहीं है, बजट मेंशन नहीं है, बट उसका इक्विवेलेंट हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम पूरे साल के फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज करते हैं, और आगे आने वाले फाइनेंशियल्स क्या हमारे रहने वाले हैं, कितना हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है, कितना रेवेन्यू आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें हम उस स्टेटमेंट में बताते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये याद रखना कि सबसे पहले बजट होता क्या है, इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर होते हैं, कब के, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑल्सो हम पिछले वाले से भी कंपेयर करते हैं कि पिछला वाला पिछले साल में कितना आया था, और आगे आने वाले जो साल है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कितना हमारा खर्चा होने वाला है, कितना रेवेन्यू आने वाला है और कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। उसी हिसाब से सरकार को पैसा मिलता है, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू बजट क्या होता है, अकाउंट्स रिलेटिंग टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो इस साल के प्रेजेंट ईयर के जो अकाउंट्स हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट, ठीक है। कैपिटल बजट होता है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देख रहे हैं गवर्नमेंट की कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा अकाउंट होता है जिसमें लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, जैसे पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। सॉरी, कैपिटल रिसीप्ट हो गया ये, क्योंकि जब आप पीएसयू का स्टेक बेचते हो तो उससे आपको वन टाइम पैसा आता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पैसा, ये रिकरिंग पैसा नहीं है ना। तो जो चीज़ रिकरिंग होती है वो आती है रेवेन्यू में। रेवेन्यू में जैसे कि आप गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देती है ना, सैलरीज देती है, तो वो गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो उसको हर महीने सैलरी देना है ना। तो ये पीरियोडिक है, मतलब हर महीने देना है, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दी तो ख़त्म हो गई, तो वैसा नहीं है। जबकि कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर,
समझ में आ रहा है? वन टाइम लॉन्ग टर्म होता है। जैसे मान लो कोई मशीनरी खरीदी गवर्नमेंट ने तो वो लॉन्ग टर्म हो गई, कोई रोड बनाई तो वो रोड लॉन्ग टर्म बने, ऐसा तो नहीं ना हर महीने रोड बनाती रहेगी सरकार, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो वो सब आता है किसमें, कैपिटल बजट में, ठीक है। अभी देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या रेवेन्यू होता है, क्या क्या कैपिटल होता है, बट अभी बेसिक समझाने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बजट देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है, मैंने बोला था आगे देखेंगे, तो चलिए आगे देख ही रहते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू और कैपिटल देखो। तो रेवेन्यू क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट आर ऑफ टेम्पररी नेचर। जैसे मैं बोल रहा था परमानेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता है, टेम्पररी होता है, इस महीने किया है, ठीक है, अभी हो सकता है आगे वाले आने वाले महीने ना हो, ठीक है। 1 ईयर और लेस, 1 साल से कम वाले जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, दैट दे कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू बजट, ठीक है। एंड दे डू नॉट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एंड दे डू नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ परमानेंट कैपिटल, फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो ये क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई जितने भी ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कोई परमानेंट एसेट क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे वो कैपिटल हो, क्योंकि कैपिटल होगा तो वो कैपिटल बजट में आ जाएगा, है ना। कोई भी परमानेंट चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा है, जैसे सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ जो सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को देती है उससे कोई परमानेंट एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को हर महीने देना ही है ना, हर महीने गवर्नमेंट को सैलरी पे करनी ही है, ठीक है। और हर महीने पे करनी है तो 1 ईयर से लेस हुआ, ऐसा तो नहीं है कि साल के एंड में पूरा का पूरा सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, ऐसा तो नहीं है, हर महीने देते हैं हम, है ना, हर महीने एक्सपेंडिचर होता है वो, ठीक है। तो वो 1 साल से कम हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म है, ये ध्यान रखना, इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है टेम्पररी, ठीक है। एक तो ये टेम्पररी होता है, टेम्पररी मतलब 1 ईयर से कम वाला जो जिसका टेन्योर रहता है एक्सपेंडिचर का, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी ये एक्सपेंडिचर होता है दे डू नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ परमानेंट, और कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करते, कोई भी परमानेंट एसेट नहीं क्रिएट होता, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो, चाहे वो कैपिटल एसेट हो, चाहे वो फिजिकल एसेट हो, कोई भी परमानेंट चीज़ क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। जबकि ऑन दी अदर साइड जो कैपिटल बजट क्या होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये याद रखना, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। रेवेन्यू बजट का मतलब है इसमें इनकम भी आएगा यानी रेवेन्यू भी आएगा और एक्सपेंडिचर भी आएगा। ऐसे ही कैपिटल बजट में भी इनकम भी आएगा, कैपिटल इनकम भी आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, ठीक है। तो दोनों में इनकम भी रहता है और एक्सपेंडिचर भी रहता है, ठीक है। दैट आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, ठीक है। लॉन्ग टर्म आया, ये क्या था, रेवेन्यू क्या था, ये शॉर्ट टर्म था, है ना, ये शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। एंड दे रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर रोड बना रही है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इस महीने बनाई तो फिर अगले महीने ख़राब हो जाएगी तो फिर अगले महीने बनाना पड़ेगा, ठीक है। पूरी की पूरी जो रोड बन रही है वो अब लॉन्ग टर्म है, अब सालों साल चलेगी ये, ठीक है। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो किस में आता है, वो कैपिटल में आता है, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट बीपीसीएल को मान लो बेच देती है, ठीक है, अभी डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान चल रहा है तो बीपीसीएल मान लो बिक जाती है, तो उससे जो पैसा आएगा दैट इज़ वन टाइम, है ना, वन टाइम पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि हर महीने बेचेगी बीपीसीएल को, हर महीने पैसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। एक बार बेची, पूरा का पूरा 60,000 करोड़ आ गया उनके पास, ठीक है। तो दिस इज द वन टाइम रेवेन्यू, वन टाइम कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, सॉरी, वन टाइम कैपिटल इनकम फॉर द गवर्नमेंट, राइट। तो ये हो गया कैपिटल बजट, ठीक है। ये सब कैपिटल बजट में आते हैं। कौन सा, इनकम या एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म हो और दे रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब देखते हैं रेवेन्यू बजट में क्या क्या आता है। जैसे टैक्सेशन हो गया, अब आप टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स, जो सरकार अपने गुड्स को सेल करती है, जैसे योजना मैगजीन है, ठीक है, योजना सरकार की मैगजीन है, ठीक है। अब वो जब भी बिकती है तो उसका मंथली कलेक्शन होता है ना, तो मंथली पैसा आता रहता है इसकी वजह से, ठीक है। तो वो हो गया, वो इसमें आ गया, ठीक है। टैक्स से जो पैसा आता है, टैक्स भी आप क्या है, टैक्स आप चलो आप साल के एंड में भरते हो, बट जो भी कॉरपोरेशन टैक्स होता है वो तो हर 3 महीने में आपको भरना पड़ता है, या हर महीने में आपको जीएसटी वगैरह फाइल करना रहता है, ठीक है। जीएसटी आप फाइल करते तो हर महीने में करते हो, ठीक है। तो ये रिकरिंग इनकम है सरकार के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम है, पहली बात 1 साल से कम है, ठीक है। 1 साल मतलब हर महीने करना है या क्वार्टरली करना है, ठीक है, इस टाइप से रहता है। या फिर आप एक तो ये शॉर्ट टर्म है, ऊपर से बार बार आ रहा है आपको पैसा, ठीक है, हर महीने आ रहा है पैसा, या हर क्वार्टर आ रहा है पैसा, या हर साल आ रहा है पैसा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू, ठीक है। टैक्सेशन हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, जो भी सरकार ने लोन दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट आता है। अब आप इंटरेस्ट तो हर महीने पे करते हो ना,
हर महीने इंटरेस्ट लगता है, हर महीने पैसा आता है उसका इंटरेस्ट का। तो जो भी ये इंटरेस्ट इससे आ रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लोन से हो, चाहे वो PSU के शेयर से हो, जैसे PSU गवर्नमेंट लेट से 53% स्टेक होल्ड करता है BPCL में, ठीक है। तो BPCL जो भी रेवेन्यू कमाता है ना, उसका उसका परसेंटेज डिविडेंड इसमें आता है, करेक्ट। तो वो दैट इज़ अ रेवेन्यू इनकम फॉर BPCL, राइट, फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। लोन्स पे हो गया, और सैलरीज पेंशन हो गए। सैलरीज एंड पेंशन ऐसे मैंने आपको बताया था कि जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उनको वेजेस मिलती हैं, उनको पेंशन्स मिलती हैं, है ना। तो ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, हर महीने आपको पे करना है ना, हर महीने पे करना है, और रिकरिंग है, मतलब हर महीने पे करना है, और शॉर्ट टर्म है, मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है, ठीक है। कल को अगर सरकार ने आपको निकाल दिया तो इट इज़ नॉट ऑब्लाइज टू पे यू, है ना, लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। आज हो सकता है इस महीने मिले, अगले महीने सरकार आपको निकाल दे जॉब से, तो आपको नहीं मिलेगा पैसा वो, ठीक है। तो ये हो गया, पेंशन हो गई, सब्सिडीज़ हो गई, एंड अदर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है रेवेन्यू बजट में, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल बजट में क्या आता है। कैपिटल बजट में क्या आता है, बोरोइंग्स हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, एसेट क्रिएशन हो गया। अब जैसे कि मैं बता रहा था, PSUs को डिसइन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट के पास वन टाइम मनी आ जाता है, तो वो कैपिटल इनकम हो गया, है ना। मान लो जो गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, ठीक है, बोरो कर रही है, तो वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल इनकम, बट वो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, वो उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बोरोइंग्स हो गई, भले ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हों, तो ये सब किस में आता है, ये सब कैपिटल बजट में आता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, बजट क्यों निकाला जाता है, गवर्नमेंट बजट क्यों निकालती है। तो देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट बजट में क्या बताती है कि हम अगले साल कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, किस पे एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा वो कितना आएगा और कहाँ से आएगा, एस्टिमेटेड रहता है ये सब चीज़, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक खर्चा होता है, और एक सिस्टमैटिक हमको विजन पता चलता है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू। अब जैसे मान लीजिए अभी कोविड आया, तो कोविड में गवर्नमेंट ने, अभी जो बजट आया है उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको बढ़ा दिया है 137% से। हेल्थ पे जो एलोकेशन है हेल्थ का, वो 137% से बढ़ गया है, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर, है ना। हेल्थ को प्रायोरिटी लेके गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बजट हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना पैसे का एलोकेशन हो रहा है, उससे हम ये निकाल सकते हैं कि इकोनॉमी डेवलप कैसे करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एलोकेशन सबसे पहला हो गया कि कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना पैसा एलोकेटेड है। तो जैसे गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे डिफेंस हो गया, रोड्स हो गया, इसमें कितना कितना खर्चा होगा, ये सब बजट बताता है, राइट। रोड्स पे कितना खर्चा होगा, डिफेंस पे कितना खर्चा होगा, ये सब कहाँ बताए, ये सब कहाँ से आता है, ये सब बजट से आता है। फिर टैक्सेस के भी प्रोविजंस रहते हैं बजट में। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस बताती है कि कॉर्पोरेशन टैक्स कितना लगेगा, इनकम टैक्स कितना लगेगा, ठीक है। तो इस टैक्स को रेगुलेट करके गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। रिच से लेके पैसा, रिच का टैक्स लेके गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करती है, गरीब लोगों पे स्पेंड करती है, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में एक्सपेंड करती है, राइट। अब यहाँ से जो जो टैक्स आता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन से टैक्स आता है, वो कहाँ यूज़ होता है, वो यहीं सब यूज़ होता है, रोड्स बनाने में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, एजुकेशन पढ़ाने में, है ना। जो आपकी ये मिड डे मील स्कीम्स चलती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, उनमें उन सब में पैसा कहाँ से आता है, वो सब यहीं टैक्स से पैसा आता है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिच से लेके पैसा वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो गवर्नमेंट मान लो कल को जो 30% ब्रैकेट वाले हैं लोग, जो टैक्स देते हैं, जिनका इनकम 20 लाख या उससे ऊपर है, इस टाइप से जो भी रिच लोग हैं, उनको मान लो कल को गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे कि भाई आपको आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10% आ रहा है, ये गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करेगी, ये गवर्नमेंट यहीं गरीब लोगों पर खर्चा करेगी, है ना। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, रिच लोगों से पैसा लेके गरीब लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, ताकि इकोनॉमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, है ना, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है दूसरा कि अफेक्ट्स अ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स बाय मेकिंग ट्रांसफर एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। अच्छा, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स भी करती है ना। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट पैसा देती है, किनको किनको देती है, अनएम्प्लॉयड लोगों को, है ना, विडोज़ को, राइट, और एल्डरली पीपल को, जो ओल्ड एंड सिक लोग होते हैं उनको देती है, और इसके बदले वो कोई सर्विस नहीं लेती है इनसे, है ना। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट कैश दैट द गवर्नमेंट ट्रांसफर्स टू दीज पीपल, है ना। जो इनकम, जिनका इनकम बहुत लो है, या फिर बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो उनको देती है पैसा गवर्नमेंट, है ना। जो जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग होते हैं उनको भी पैसा देती है।
तो ये सब जो चीज़ें हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दी गवर्नमेंट, टैक्स बजट के थ्रू, बजट में ये सब प्रोविजंस रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ब्रिंग अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कंसिडर्ड फेयर बाय द सोसाइटी, राइट। वही रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर स्टेबलाइज करती है, इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपैंड द डिमांड और रिड्यूस इट। जैसे हमने फिजिकल पॉलिसी में बात किया था, हमने फिजिकल पॉलिसी में यही तो बात किया था कि भाई अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है ना, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में तभी इन्फ्लेशन होगा। तो डिमांड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पैसा निकाल देते हैं इकोनॉमी से, मनी सप्लाई खींच देते हैं, मतलब मनी जो है वो हम इकोनॉमी से विड्रॉ कर देते हैं ताकि लोगों के पास पैसा कम हो और लोग खर्चा कम करें और डिमांड रिड्यूस हो जाए, राइट। डिमांड रिड्यूस होगी तो अपने आप प्राइसेस लेवल पे आ जाएंगे, राइट। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी आपका, ताकि आपके पास जो हाथ में पैसा है वो कम हो जाए और आप कम खर्चा करो, है ना, आपके पास पैसा कम हो जाए और आप कम खर्चा करो, यही तो हो पाएगा। तो इस टाइप से गवर्नमेंट करती है, तो स्टेबलाइज करती है, इससे क्या कर रही है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रही है कि भाई अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट पैसा खींच लेगी टैक्स बढ़ा के, और अगर बिल्कुल डिफ्लेशन है इकोनॉमी, मान लो बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, तो डिमांड बूस्टअप कैसे करेगी गवर्नमेंट, खर्चा करके। गवर्नमेंट अपने साइड से खर्चा करेगी कि भाई लो हम रोड्स बना रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम टैक्सेस में आपको कट दे रहे हैं ताकि आपके पास पैसा आए और आप खर्चा करें, है ना। तो ऐसे डिमांड बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो इससे फिर से इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। हमको ना ही ज़्यादा महंगाई चाहिए होती है और ना ही ज़्यादा चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, दोनों चीज़ ख़राब है, बीच में स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ना ही ज़्यादा महंगा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। स्टेबल जब चीज़ होती है तभी इकोनॉमी अच्छे से काम कर पाती है, राइट। अब हम देखते हैं कौन से टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्टली सरकार के पास जाता है, ठीक है, जो डायरेक्टली सरकार के पास जाता है, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जो इनडायरेक्टली जाता है। क्या मतलब है इसका, देखो क्या मतलब है इसका बताता हूँ। इससे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इसका क्या मतलब है, देखो इंसिडेंस क्या होता है, जिस चीज़ पे कोई चीज़ पढ़ रही हो, जैसे हम अगर आपने लाइट जब बचपन में हम लोग साइंस पढ़ते थे तो उसमें पढ़ते थे लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन एंड देन गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंस ये हुआ, राइट, यही तो मतलब होता है। इंसिडेंस मतलब जिस पे पड़ रहा है ये चीज़, ठीक है, वो मतलब होता था। इंसिडेंस ऑफ लाइट का मतलब जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है, दैट इज इंसिडेंस। वैसे ही टैक्स में इंसिडेंस क्या होगा, जिससे टैक्स आप ले रहे हो, ठीक है, ये अगर टैक्स है तो जिससे आप टैक्स ले रहे हो दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो इनकम टैक्स में जब आप पे करते हो तो आप खुद सरकार को पे कर रहे हो इनकम टैक्स, ठीक है, आप खुद ITR फाइल करके इनकम टैक्स पे कर रहे हो, है ना। जबकि जब आप बाहर कुछ सामान लेने जाते हो, जैसे आप रिलायंस डिजिटल जाते हो, वहाँ से आप सामान लेते हो तो उसमें टैक्स लगता है ना, उसमें टैक्स लगता है 18% GST वगैरह जो भी XYZ लगता है, ठीक है। तो ये जो 18% GST वाला टैक्स है ये शॉपकीपर आपसे ले रहा है, ठीक है, बट आप सरकार को डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, आप किसको पे कर रहे हो, आप रिलायंस डिजिटल को पे कर रहे हो, आप शॉपकीपर को पे कर रहे हो डायरेक्ट। अब ये शॉपकीपर जाके गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो क्या बोलने का मतलब है कि ये जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली नहीं दे रहा है, वो इनडायरेक्टली दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब कहाँ से टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो जैसे आप एज अ कंज्यूमर जो है, आप कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर आप शॉपकीपर को अपना टैक्स दे रहे हो और शॉपकीपर जाके गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स किससे ले रही है, शॉपकीपर से ले रही है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो होता है जहाँ से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से समझाता हूँ, ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जहाँ से टैक्स लेती है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अगर शॉपकीपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो इंसिडेंस शॉपकीपर हो जाएगा। ये किस केस में आएगा, जब आप GST वगैरह देते हो, आप बाहर शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, तो आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आप टैक्स किसको दे रहे हो, आप शॉपकीपर को टैक्स दे रहे हो, ठीक है, और शॉपकीपर जाके गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है ना। तो गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स कलेक्ट कर रही है, शॉपकीपर से। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे आया, टैक्स पे कौन कर रहा है, एंड इवेंचुअली टैक्स पे कौन कर रहा है, शॉपकीपर कर रहा है, ठीक है। बट ये शॉपकीपर अपने जेब से पैसा थोड़ी दे रहा है, इसने तो बस आपसे ले लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। एक्चुअली में जो इम्पैक्ट है टैक्स का वो किसके ऊपर आया है, वो तो आपके ऊपर ही आया है ना, आपकी जेब से पैसा गया है ना। बस ये एक मीडिएटर है बीच में गवर्नमेंट को देने के लिए, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब वो होता है जिस पे एक्चुअली बर्डन आता है टैक्स का, जो एक्चुअली में पे कर रहा है टैक्स, वो होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो जैसे जब आप बाहर शॉपिंग करने जाते हो, शॉपकीपर को आप टैक्स देते हो और शॉपकीपर गवर्नमेंट को देता है, तो वहाँ पे इंसिडेंस ऑफ जो टैक्स है दैट इज़ अ शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है ना।
बट जो इम्पैक्ट है टैक्स का, जो बर्डन है टैक्स का, वो कस्टमर के पास ही है, क्योंकि कस्टमर ने अपनी जेब से टैक्स दिया है, राइट। समझ में आ रहा है ना। शॉपकीपर ने तो बस पास ऑन किया है टैक्स, शॉपकीपर ने आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया, शॉपकीपर ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। कल को अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो शॉपकीपर का कुछ नहीं जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि शॉपकीपर तो टैक्स दे ही नहीं रहा है ना, शॉपकीपर तो बस आपसे लेके गवर्नमेंट को दे रहा है। बट अगर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो बर्डन कौन फील करेगा? बर्डन कंज्यूमर फील करेगा, राइट। बर्डन कौन फील करेगा? एंड कस्टमर फील करेगा, आपकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स उस चीज़ में क्या हुआ? शॉपकीपर। और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कौन हुआ? जिस पे बर्डन फील हो रहा है वो कौन हुआ? कस्टमर हुआ, ठीक है। तो ये उस केस में हो गया जिस केस में आप जाके बाहर खर्चा करते हो शॉपकीपर से, आप सामान लेते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जहाँ से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स वो होता है जिसपे एक्चुअली बर्डन, अल्टीमेट बर्डन जिस पे आ रहा है, जो अपनी जेब से पैसा दे रहा है, ठीक है, जिस पे अल्टीमेट बर्डन आ रहा है टैक्स का, वो होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है और जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होता है वो सेम इंडिविजुअल पे होता है, ठीक है। जो कौन होता है? इनकम टैक्स एसएससी। मतलब जैसे कि आप इनकम टैक्स अगर देते हो, जब आप इनकम टैक्स देते हो तो आप क्या कर रहे हो? इनकम टैक्स जब आप भरते हो तो क्या करते हो? आप डायरेक्टली एक तो गवर्नमेंट को दे रहे हो टैक्स, ठीक है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो और गवर्नमेंट भी डायरेक्टली आपसे ले रही है। और अगर मान लो ये इनकम टैक्स बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो बर्डन कौन फील करेगा? आप ही फील करोगे, आप ही ज़्यादा टैक्स दोगे अपनी जेब से, है ना। तो यहाँ पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस, मतलब सॉरी, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम इंडिविजुअल पर है ना, दोनों सेम पे है। तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है तो कॉर्पोरेशन डायरेक्टली पे करती है ना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप बाहर जाके शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपकीपर आपका टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, है ना। तो इंसिडेंस उस पर आता है, बट एक्चुअली अल्टीमेट बर्डन कौन ले रहा होता है? वो कस्टमर ले रहा होता है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में दीज बोथ ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसमें दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन दोनों ही इनकम टैक्स एसएससी होते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या आता है? जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है। जो भी मेड इन इंडिया गुड्स होते हैं, वो जब गुड्स बाहर बिकते हैं तो उसमें क्या लगती है? उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है। जैसे आपका पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है ना गवर्नमेंट। कोई भी चीज़ जो इंडिया में लगती है, जो भी मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। बाहर से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही होती है तो उस, या इंपोर्ट हो रही होती है या आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। टैक्सेस इंपोर्ट्स ऑन गुड्स दैट आर इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले गुड्स होते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। और फिर कौन सा होता है? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर। तो ये सब क्या है? ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब आप जब पेट्रोल भरवाने जाते हो तो इस पर आपसे जो पंप वाला होता है वो आपसे एक्साइज ड्यूटी लेता है पर लीटर, है ना। बट वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो पे कर नहीं रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर नहीं रहे हो, ये डीलर जो भी पंप वाला होता है वो पे करता है गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, है ना, एक्साइज ड्यूटी लेके। तो एक्साइज ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही सेम चीज़ कस्टम ड्यूटी में होती है, ऐसी सेम चीज़ सर्विस टैक्स में भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।